में उपस्थित समिति के संगठन मंत्री, जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी है कि वो संगठन को आगे बढ़ाएं, संगठन में लोग कैसे जुड़े, ऐसे श्री वीर बहादुर दीक्षित जी। हमारी देवस्थान प्रबंधन समिति का कोष कैसे रख रखाव हो, आप जो हमें सहयोग करते हैं उसका समुचित उपयोग कैसे हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो, ऐसा कार्य करने वाले समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान राजीव दीक्षित जी। और जो भी कार्रवाई होती है उसको लिपिबद्ध करने की जिम्मेदारी जिनकी है, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन की जिम्मेदारी जिनकी है, ऐसे हमारे प्रबंधक सचिव प्रतिबिंब दीक्षित जी। समिति का प्रचार प्रसार कैसे हो, समिति को लोग कैसे जाने, कैसे समिति के कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचे, ऐसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले श्री सत्य प्रकाश मुन्ना जी, जो हमारे प्रचार मंत्री हैं। और समिति जो 9 सदस्यीय है उसके 2 महत्वपूर्ण सदस्य श्री रविंद्र दीक्षित जी, श्री आनंद दीक्षित जी एवं सम्मानित उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी को यथोचित सादर अभिवादन। साथियों, देवस्थान प्रबंधन समिति के द्वारा एक आम सभा आज इसलिए यहाँ पर बुलाई गई है कि देवस्थान प्रबंधन समिति जो अपने आगामी कार्यक्रम आयोजित करेगी, और विशेष हमारा जो मुद्दा है, जो मुख्य बिंदु है, वो मंदिर निर्माण का है, जिसको लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, और संघर्ष हमारा जारी है, जारी रहेगा। उस विषय पर हम कैसे आगे बढ़ें और कैसे आप सब हमारा सहयोग करें, हम सब मिलकर के कैसे इतना धन एकत्रित कर लें या कैसे ऐसी व्यवस्था कर लें कि ये जो अधूरा मंदिर है वो पूरा हो जाए। जो एक सपना हम सबका है, हमारा नहीं, केवल देवस्थान प्रबंधन समिति का नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्रामवासी का सपना है, और वो सपना तभी पूरा होगा जब आप सबका सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण ये है, ये मीटिंग इसलिए बुलानी पड़ी, आप सबको इसलिए कष्ट देना पड़ा कि देवस्थान प्रबंधन समिति के विषय में गांव में कुछ गलतफहमियां या भ्रांतियां कुछ लोगों ने फैलाई। चंद लोग ऐसे हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है कि गांव कैसे आगे बढ़े, कैसे गांव का विकास हो, उनका इससे सरोकार नहीं है। उन लोगों ने कुछ भ्रांतियां ऐसी फैलाई कि अगर फलाने जुड़े हैं तो हम सहयोग नहीं करेंगे, वो हमसे कहने नहीं आए इसलिए हम मिट्टी डालने नहीं जाएंगे। तो अच्छा, आप सब लोग जैसे वहां बैठते हैं, 4 आदमी बैठे तो वहां चर्चा करते हैं, इधर 4 आदमी बैठते हैं तब चर्चा करते हैं, यहाँ 4 आदमी बैठे तब चर्चा करते हैं। हमारा कहने का अर्थ ये है कि आप हमसे नाराज हो सकते हैं, आपसे हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि गांव में रहेंगे, खेत मेड़ के विवाद होंगे, बच्चों के विवाद होंगे, नल संबंधी पता नहीं कितने विवाद होंगे, तो आपका हमसे मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं होना भी चाहिए। आप हमारी बुराई करें अच्छी बात है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत करें। लेकिन ये देवस्थान प्रबंधन समिति हमारे बाप की नहीं है, न हमारी। आज हम अध्यक्ष है, कल हो सकता है दूसरा हो जाए। तो आप इस समिति की बुराई करिए, लेकिन कब करिए? जब समिति कोई अनियमितता करे, समिति में कोई कमी हो, तो आप उसको कहिए, समिति से मिलकर कहिए, समिति की मीटिंग में आकर कहिए। लेकिन आप गांव में इस तरह की बातें करेंगे कि वो बाबा ये समिति अच्छी नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहा, या समिति में वो जुड़े हैं इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, या हमारी उनसे नहीं बनती है तो समिति काम नहीं कर रही है, अगर वो जुड़े हैं तो हम मिट्टी डालने नहीं जाएंगे। कोई कहता है कि रजिस्ट्रेशन में इतना पैसा कैसे खर्च हो गया। मैं तो कहता हूं आप आकर हमसे हिसाब लीजिए, एक एक पैसे का हम हिसाब देते हैं, एक एक पैसे का हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और मां कसम खाकर कहता हूं कि आपका 1 रुपया कहीं बर्बाद नहीं होता है। 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों बच्चों की कसम खाकर कहता हूं आपका 1 पैसा मंदिर के नाम से कहीं अन्यथा खर्च नहीं होता है। फिर भी आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं। लगाइए, मुझे खुशी है, लेकिन अगर हमने आपका कोई बुरा किया तो आप हमारा व्यक्तिगत रूप से बुराई करिए। हम कहीं चुनाव लड़े, आप वोट न दीजिए। हम कहीं नौकरी हमें मिलने वाली हो, कोई कमी ढूंढ पाओ, आप विरोध करिए। लेकिन मंदिर के नाम पर आप हमारा विरोध करते हैं तो ये देवस्थान प्रबंधन समिति का विरोध है, माता जी का विरोध है। माता जी अकेले हमारी नहीं है। अरे हम तो कहते हैं, हमने तो उन लोगों को भी पूजा में बिठाया जिनकी हमारी सीधी दुश्मनी थी। मैं होली दिवाली उनके घर नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका सम्मान नहीं करता हूं। मैंने उनको भी पूजा में बिठाया क्योंकि माता जी उनकी भी है। अच्छा, जब मैंने 2015 में, थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं आपको,
2013 में जब स्वर्गीय श्री श्याम बहादुर दीक्षित जी हम सबके मध्य उपस्थित थे, तो एक भागवत का आयोजन इनके दरवाजे पर हुआ था। अगर मैं सही हूं तो शायद 2013 ही था, क्यों 13 ही था शायद। तो 13 में जब भागवत राजू पंडित जी कह रहे थे, तो उस समय एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी, लगभग सुबह 8-10 बजे के समय, और उसमें 21 सदस्यीय कमेटी बनी थी। उस समय भी मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें श्री मुकेश पांडे जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। संदीप दीक्षित जी बैठे हैं, आपको मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया था, कुछ चेहरे में याद है। श्रीमान अवनीश दीक्षित मटरे को सह मीडिया प्रभारी बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 1 साल तक वो समिति पेंडिंग पड़ी रही, किसी ने कोई सुध नहीं ली, किसी ने उसमें कुछ कार्य करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसकी रसीद बुकें भी छप गई 300-400 रुपए खर्च करके। फिर 2014 आया, पड़ा रहा सब। उसके बाद श्री राम निवास दीक्षित नन्हे वकील साहब, वो राजीव दीक्षित जी और हम 3 लोगों ने एक योजना रचना बनाई। कैसा है, अब ये समिति जो पेंडिंग हो गई है, इसको हम लोग कैसे करके आगे बढ़ाएं। तो पुराने सदस्यों से भी हम लोगों ने राय मशविरा ली, ऐसा नहीं कि उनसे संपर्क नहीं किया, लेकिन उनका मत ऐसा लगा कि वो इच्छुक नहीं है काम करने के। तब हम लोगों ने एक 7 सदस्यीय समिति रोध होकर के गठित की। रोध होकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें से कई सदस्य ऐसे थे जिनको हमने जबरदस्ती शामिल किया, क्योंकि आप लोग आगे नहीं आए। आप लोगों का मतलब हमारा सबसे नहीं, कुछ लोगों से है। आप लोग आगे नहीं आए। जब वो 7 सदस्यीय समिति बनी तो 2015 में उसका काम शुरू हुआ। 75,000 कुछ 121 रुपए पहले वर्ष में इकट्ठा हुआ। उसमें से 71,000 समथिंग कुछ रुपया खर्च हुआ। 4,521 रुपया 2015 का शेष बचा। 2016 में काम नहीं हुआ। 2016 में कमेटी और 2-3 लोगों का सहयोग केवल हुआ। लगभग 35,000 के आसपास रुपया इकट्ठा हुआ। 31,000 के आसपास का वो इकट्ठा हुआ। 4,521 रुपया जो पिछला था, कुल मिलाकर के 35,000 कुछ 100 रुपया बना। 2017 का समय आया तो कुछ मतभेद समिति के अंदर उत्पन्न हुए। अब वो क्यों उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, वो सब बहुत पीछे की बातें हैं। जब मतभेद उत्पन्न हुए तो कार्य शुरू हुआ। उस समय लगभग 68,000 रुपया 2017 में 68,000 के आसपास रुपया इकट्ठा हुआ नया 2017 का केवल। उसमें समिति का भी सहयोग था, आप सबका भी सहयोग था, जिसने जो भी किया। 2015 और 2016 का जो 35,000 रुपया था, वो उसमें जब आपने जोड़ा तो लगभग 1 लाख के ऊपर पैसा चला गया। उसमें खर्च हुआ 1,29,000 के आसपास राउंड फिगर में। तो उसमें से लगभग 23-24,000 रुपए जो उस समय के कार्य प्रभारी थे आदरणीय श्रीमान रामनिवास दीक्षित जी, उन्होंने अपने पास से लगाया। तब जाकर के 1,29,000 रुपया खर्च हुआ। उसके बाद 2017 में जैसी कि समिति का नियम बना था कि प्रतिवर्ष दिसंबर में जब कार्य बंद हो जाएगा या जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, कार्य बंद होगा, नया साल आएगा, तो समिति अपना हिसाब लगभग गांव के 10 सार्वजनिक जगहों पर पर्चे लगवा कर देती थी। आप सबने देखा होगा, लगवाए भी गए थे। तो 2017 में जब हिसाब हुआ उसके बाद काम बंद हो गया। अच्छा, जब स्वयं उन्होंने इतने पैसे अपने पास से लगा दिए थे, गांव से नहीं इकट्ठा हो पाए किसी कारण, बस जो भी कारण रहा हो, तो अब काम आगे कैसे शुरू होता, कुछ ऐसा विचार विमर्श नहीं हो पाया, काम बंद हो गया। काम बंद होने के बाद सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी से, मैं स्वयं की भी गलती देता हूं, मैंने स्वयं, सारी समिति ने अपना एकदम से मुंह समिति की ओर से मोड़ लिया। गांव में कुछ ऐसी चर्चाएं हुई। अच्छा, हम सब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से लगे। ऐसा तो है नहीं कि इस पद के लिए कोई किसी को कोई वेतन मिलता हो या कोई ऐसा मानदेय मिलता हो कि हम सब लगे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक माता जी के प्रति लगन है, श्रद्धा है, इसलिए हम सब लगे हैं। अब आप सबकी भी जितनी श्रद्धा जिसकी है वो उतना सहयोग करता है, ऐसा नहीं करता है, करता है। तो उसके बाद जब 2017 में काम किया, 18 बंद रहा, 19 बंद रहा, कोई भी आगे नहीं आया, एक भी व्यक्ति, यानी उस पुरानी समिति को भी मैं कहता हूं, मेरे सहित कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर नहीं आया कि ये काम 3 साल से बंद है, आखिर इसको दोबारा शुरू किया जाए। बहुत से लोग गांव में हैं, कम से कम 700-800 की जनसंख्या है, कोई आगे बढ़कर आया होता, नहीं आए। फिर जब हमने देख लिया कि नहीं आया, तब फिर हमें ऐसा लगा कि अब काम शुरू होना चाहिए। फिर हमने पुराने लोगों को इकट्ठा किया।
कि भाई अब क्या किया जाए, काम आगे बढ़ाया जाए। तो आप सबसे मिले, सबने कहा हाँ होना चाहिए। तो जब कोई समिति बनती है तो उसका एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कुछ नियम है कि कैसे बनती है। उसके अंतर्गत हमने जब 5 साल पूरे हो गए, 2019 दिसंबर में पूरे हो रहे थे, तो हमने नवंबर में एक समिति को बर्खास्त करके, निरस्त करके एक चुनाव समिति का गठन ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में किया जो निर्विवाद व्यक्ति है। श्रीमान दिनेश दीक्षित जी बैठे हैं जो आप हमारे चुनाव अधिकारी थे, चुनाव समिति के अध्यक्ष थे। आप निर्विवाद व्यक्ति हैं, किसी भी गुट के नहीं हैं। आप सबके घर जाते हैं, सबसे आपका अच्छे संबंध है। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति इन पर आरोप नहीं लगा सकता। आपके कार्यकाल में आप चुनाव अधिकारी थे और अनिल वर्मा जी को सह चुनाव अधिकारी बनाया गया। उनके निर्देशन में सारे प्रपत्र छपाएगा जो एक निश्चित उसका वो होता है प्रोफार्मा, उसके अंतर्गत। उसके बाद नियम ये होता है, उसमें वोटर कौन हो सकता है, इस पर भी विवाद हुआ। वोटर वो हो सकता है जो समिति का सामान्य सदस्य रहा। क्योंकि आप सब में से कोई सामान्य सदस्य नहीं बना था, तो हमने क्या किया, जो लोग अंतिम वर्ष के दानदाता थे, जिन लोगों ने अंतिम वर्ष सहयोग किया था, उनको उसकी वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। उस पर भी हमने क्या किया, एक और किया कि अगर वोटर में आपका नाम है या आपके पिता बुजुर्ग हैं उनका नाम है, उनके नाम से आपने दान दिया, और अगर वो नहीं शामिल होना चाहते हैं समिति में, तो उनका बेटा, उनका भतीजा भी शामिल हो सकता है। एक प्रोफार्मा लगाया गया, तकरीबन 1 महीने तक लगा रहा। फिर आप क्यों नहीं बोले, तब आपने क्यों नहीं कहा कि हम आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसमें जुड़े। आप आए होते, आपका स्वागत था। जब नहीं आया, फिर हमने जबरदस्ती 3-4 लोगों को शामिल किया। इसमें से कई ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती शामिल किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन कराया। कुछ लोगों ने भी शायद परसों नरसों कहा कि रजिस्ट्रेशन में इतने पैसे कैसे खर्च हो गए। कब कहा? परसों नरसों, काफी दिन से बात चल रही है। नहीं, इन्हीं बातों के लिए तो हमने बुलाया, निवेदन स्वरूप सुनिए आप, निवेदन स्वरूप इन्हीं बातों के लिए बुलाया है। तो मैं तो उनसे कहता हूं कि आप हमसे मिलिए, हमसे पूछिए तो कि कितना पैसा कहाँ खर्च होता है। हम आपको एक मोबाइल नंबर दे देंगे वहाँ के एजेंट का, आप मत बताइएगा कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए फलानी जगह से बोल रहा हूँ, मैं एक संस्था रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ, वो आपको बताएगी कितना खर्चा होता है उसमें। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे कम खर्चे में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि 1 रुपए तहसील में अमीन, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, यानी 5 अधिकारियों की रिपोर्ट लगती है। आप बताइए कोई रिपोर्ट फ्री में लगवा सकता है क्या 5 अधिकारियों? 1 पैसा नहीं खर्च हुआ तहसील में। लेकिन वहां जो एजेंट होता है वो आपसे 8,000 रुपया सीधा लेता है। किस बात के लेता है? 2,000 रुपए उसकी सरकारी फीस है, जिसकी आपको रसीद मिलती है। बाकी के 3-4-5,000 रुपए वो अपने कागज बनवाई, वहां सबमिट करवाई। नियम ये होता है कि जो सदस्य है वो रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के सामने दस्तखत करें। आप यहाँ से अगर 9 लोगों को लेकर जाएंगे तो 500 रुपए लखनऊ का खर्चा है आने जाने का, 4500 हो गए, तो 5,000 अगर वो वहां ले लेता तो कौन सा गुनाह करता है? तो हर आदमी दे देता है सीधे कि भैया आने जाने का बचा तो हमने 5,000 रुपए दे दीजिए। नियम ये था कि एक अखबार में उसका विज्ञापन छपता कि फला समिति ने यहाँ आवेदन किया कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर इस गांव से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो वो 15 दिन के अंदर शपथ पत्र दे करके यहाँ बता सकता है कि हमें इस व्यक्ति से दिक्कत है। तब आपने नहीं किया, अखबार में भी छपा। यहाँ आपकी दुकान पर 15 दिन तक एक नोटिस लगी रही, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से समिति के नाम एक नोटिस आती है जिसको चस्पा करना होता है। वो नोटिस चस्पा थी कि उस नोटिस में साफ लिखा था कि फला पदाधिकारियों ने फला नाम से एक संस्था गठित की है और 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इस संस्था का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को, इस गांव से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में 15 दिन के अंदर शपथ पत्र देकर के कार्रवाई करा सकता है। तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं? अब जब सारा काम शुरू हो गया, चलने लगा, तब आप कहते हैं कि वो अध्यक्ष है इसलिए हम उसमें पैसा नहीं देंगे। चलने दो, वो अध्यक्ष है इसलिए हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। कोई कहता है वो क्यों जुड़े, कोई कहता है वो क्यों जुड़े। मैं मानता हूं ये गांव है, इसमें हमारी आपकी बुराई हो सकती है, लेकिन हम तो कहते हैं आप हमसे मतभेद रखिए लेकिन मनभेद मत रखिए। मेरा ऐसा मानना, मैं ऐसा करता हूं। हो सकता है हमारे आपके विचार न मिलते हो,
हो सकता है हमारी आपकी राजनीतिक बुराई हो, पारिवारिक बुराई हो, होती भी है गाँव में, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं कहीं भी अगर गांव समाज की बात आती तो मैं किसी की बुराई नहीं करता। अगर मैं गलत हूं, अगर कोई काम मैंने समिति के लिए, जिससे समिति की छल धूमिल हुई हो, गांव की छल धूमिल हुई हो, या मैंने कोई पैसे की अनियमितता की हो, या मेरा चारित्रिक दोष हो, मैं शराब पीता हूं, या मैंने किसी का चारित्रिक हनन किया हो, तो आप हमें हटा दीजिए। और इसके बाद भी मैं कहता हूं अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं कसम खाकर इसी मीटिंग में कहता हूं आप जिसको चुन देंगे अध्यक्ष, मैं उसके सानिध्य में काम करने के लिए तैयार। मैं तो कहता हूं मंदिर का निर्माण कैसे भी हो, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर 1% भी कमी है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं इस समिति को नहीं चला सकता, आप जिसे कह देंगे मैं उसके सानिध्य में काम करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं इसे कोई पद नहीं समझता, मैं तो दायित्व समझता हूं अध्यक्ष को, और मेरे अंदर दायित्व बोध है। दायित्व, पद और दायित्व में अंतर होता है। अगर आप पद समझेंगे तो आपको अभिमान होगा, अगर आप इसे दायित्व समझेंगे तो आपके अंदर स्वाभिमान आएगा। मैं तो स्वाभिमान के साथ काम करता हूं। मैं तो हर उस व्यक्ति के पास जाता हूं, हर उस व्यक्ति के साथ झोली फैला करके इस काम के लिए मैंने पैसे मांगे, आपने नहीं दिए कोई बात नहीं। मैं तो फिर कहता हूं अगर आपको लगता है कि हम इसका सहयोग नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल मत करिए, लेकिन आप असहयोग भी मत करिए। असहयोग आप कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। असहयोग आप ऐसे कर रहे हैं जैसे हम लोग गांव में कल निकले, अभी यही एक चाट का ठेला आ रहा था, एक सज्जन आए, हमें बाद में पता चला, उन्होंने कहा इसमें कोई बूढ़ा आदमी बुजुर्ग आदमी तो जुड़ा नहीं है, कैसे क्या कमेटी चलेगी। अरे भाई हम तो आपके घर में 10 बार गए, आपसे फोटो मांगी, आपने फोटो क्यों नहीं दी? आपको संरक्षक बनाया था पिछली समिति में, आपने फोटो नहीं दी। आज आप कह रहे हैं कि कोई बूढ़ा आदमी नहीं जुड़ा इसमें। अगर आपको कोई बात कहनी है आप यहाँ कहिए, इसलिए हमने एक जगह एकत्रित किया। आप कहिए अगर मेरी गलती होगी, मैं 100 जूता आप हमारे मारिए, मैं माफी मांगूंगा अगर हमारी गलती हो। लेकिन जब कोई गलती नहीं, मैंने एक पैसे का कोई गबन नहीं किया है, मेरा कोई चारित्रिक दोष नहीं है, मैं कोई शराबी व्यवसायी नहीं हूं, तो फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि वो ठीक नहीं? इस बिंदु के लिए आपको बुलाया है, हाथ जोड़कर निवेदन, अपनी अपनी बात रखिए।